जय हिंद आप सभी को। आज यूटेरिया पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 57 देखेंगे। इसके पहले का हम लोग 56 सेट तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी सेट आपका छूट गया है जाके जरूर देखिए। हर सेट को जो है ना अच्छे से देखा कीजिए। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ 1 से लेकर 56 तक और बोट ये सभी आपको जो है ना टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और टेस्ट ग्रुप शाम में इसका टेस्ट भी होता है, शाम में 7 बजे। सभी लोग टेस्ट ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ से क्लास करने के बाद शाम भी सभी लोग जो है शाम में 7 बजे टेस्ट दिया कीजिए। आपको पता है अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और जो भी होमवर्क दिया जाता है बिहार पुलिस का अच्छे से होमवर्क पूरा कीजिए। और अगर कुछ परेशानी है तो आप लोग कमेंट में या तो ग्रुप टेस्ट ग्रुप का जो मैसेज है ना वो ओपन रहता है, आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। इसलिए हर सेट को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। जितने भी क्लास इस चैनल पे आता है सभी क्लास को अच्छे से देखा कीजिए। ये बुक जो है ना एनसीईआरटी पे आधारित है। अब बिहार दरोगा आपको पता है ना, अभी बिहार दरोगा का फॉर्म आने वाला है। और बिहार पुलिस का तो फॉर्म भरा जा चुका है। इसका एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार से का भी एग्ज़ाम होने वाला है। इस सभी का जो है ना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सभी एग्ज़ाम में ना बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए हर सेट को अच्छे से कमिट कीजिए और टेस्ट दीजिए। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 57 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 57 है। आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर लीजिए। और हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आपका कर्तव्य बनता है ना कि हर ग्रुप में शेयर कीजिए। और 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको जब तक क्लास पूरा खत्म नहीं हो तब तक लास्ट तक क्लास आप लोग देखा कीजिए। तभी आपको जो है ना क्वेश्चन याद होगा और पता चलेगा कि हाँ किस प्रकार इसमें क्वेश्चन दिया गया है। इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन याद होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सबसे प्राचीन, आंसर आप लोग कॉमेंट में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सबसे प्राचीन श्रम संगठन बताइए कौन सा है। बताइए सबसे प्राचीन श्रम संगठन कौन सा है, बताइए क्या होगा। ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? AITUC है। सबसे प्राचीन श्रम संगठन कौन सा है? तो AITUC है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था। बताइए। कह रहा है कि सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने भी प्रतिपादित किया था। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, ऑगस्ट काम्टे है। क्या है? ऑगस्ट काम्टे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। बताइए। कह रहा है कि मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? 8वीं योजना में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 8वीं योजना में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है 4, कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। बताइए। कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध के बारे में कहा था कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों में बेच डाला। बताइए। कह रहा है कि किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध के बारे में कहा था कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों में बेच डाला। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, KM पनिक्कर है। के है कौन है? KM पनिक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी। बताइए। कह रहा है कि भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रुड़की में किया गया था। कहाँ किया गया था? रुड़की में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कह रहा है 7, कह रहा है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा देश की शासन प्रणाली को केंद्रीकरण कर दिया गया। बताइए। कह रहा है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा देश की शासन प्रणाली को केंद्रीकरण कर दिया गया। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1833। क्या है? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मराठा प्रशासन को चौथ और स्वदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। बताइए। कह रहा है कि मराठा प्रशासन में चौथ और स्वदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर व्यवस्था से। क्या है? कर व्यवस्था से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि 9 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पेशवाओं को उनके कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाएं। कह रहा है कि निम्नलिखित पेशवाओं को उनके कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाएं। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या? 1 2 3 4, बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव, उसके बाद बालाजी बाजीराव, उसके बाद माधव राव होगा। तो पहला होगा बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव, फिर होगा बालाजी बाजीराव, फिर माधव राव प्रथम होगा। अब वही क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एका आंदोलन कृषक के मुख्य कारणों में क्या शामिल नहीं था। बताइए। कह रहा है एका आंदोलन कृषक के मुख्य कारणों में क्या शामिल नहीं था।
तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सेना में भर्ती होने का दबाव नहीं शामिल था, लेकिन लगान की दरें 50% से अधिक थी, बिल्कुल शामिल था। और राजस्व वसूली के दौरान जमींदारों की दमनात्मक नीति था, बिल्कुल शामिल था। और बेगार पर था, ये भी शामिल था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 11 पे कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा इनमें से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी, बताइए। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगुरु को दिया। किसको दिया गया था? राजगुरु को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे कह रहा है कि प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को इस किस नाम से जाना जाता है, बताइए। कह रहा है कि प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को किस नाम से जाना जाता है? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 12 का ऑप्शन नंबर सी है, बंगाल देशभक्ति का बाइबिल। बंगाल देशभक्ति का बाइबिल के रूप में जानते हैं। तो प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को किस नाम से जाना जाता है? तो बंगाली देशभक्ति का बाइबिल के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि ब्रिटिश भारत के में किसने दास व्यापार पर रोक लगाई, बताइए। कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में किसने दास व्यापार पर रोक लगाई? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, 13 का ए होगा, लॉर्ड एलन बरो। क्या है? लॉर्ड एलन बरो काल में ये रोक लगाया गया था। कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में किसने दास व्यापार पर रोक लगाया था? लॉर्ड एलन बरो ने लगाया था। ब्रिटिश भारत में किसने दास व्यापार पर रोक लगाया बोलेगा तो लॉर्ड एलन बरो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 14 पे कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया, बताइए। कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। अब भाई क्वेश्चन भाई 15 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत की शुरुआत की, बताइए। कह रहा है कि किस मुगल शासक ने इलाही संबत के स्थान पे हिजरी संबत की शुरुआत की? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? डी, शाहजहां। क्या है? शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की, बताइए। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? राजा रामचंद्र। क्या है? राजा रामचंद्र, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है कि हुमायूं नामा निम्नलिखित में से किसकी रचना थी, बताइए। हुमायूं नामा निम्नलिखित में से किसकी रचना थी? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम का है। हुमायूं नामा किसका है? तो गुलबदन बेगम का है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है, बताइए। कहाँ मिलता है? कह रहा है कि निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जुन्नार में मिलता है। कहाँ मिलता है? जुन्नार में। क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है कि बिहार से प्राप्त सबसे प्राचीन आहत पंचमाग्ड के सिक्के किस धातु के थे, बताइए। कह रहा है कि बिहार से प्राप्त सबसे प्राचीन आहत पंचमाग्ड सिक्के किस धातु के थे? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी का था। किसका था? चांदी का। वही क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र वैदिक देवता कह रहा है वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र नास्त के नाम से किस अभिलेख में है, बताइए। कह रहा है कि वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र और नासत्य के नाम से किस अभिलेख में है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोगज कोई में। किस अभिलेख में? बोगज कोई अभिलेख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस नंबर की किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचथिक कहा गया है, बताइए। कह रहा है कि किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचथिक कहा गया है? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपत संप्रदाय को। क्या है? पशुपत संप्रदाय को। क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है कि भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना है? 14 का चर्चा। कितना है? 14 का। क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कि 9वीं शताब्दी के मध्य सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को रुहमा कहा गया है, बताइए। कह रहा है कि 9वीं शताब्दी के मध्य सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को रुहमा कहा गया है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए, 23 का ऑप्शन नंबर सी होगा, पाल वंश के साम्राज्य को। क्या है? पाल वंश के साम्राज्य को कहा गया है, रुहमा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके शासनकाल से संबंधित था, बताइए। कह रहा है कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके शासनकाल से संबंधित था? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? कनिष्क। क्या है? कनिष्क, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से दसराग युद्ध का उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से दसराग युद्ध का उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है?
तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिंग बेद के 7वें मंडल में होता है। तो दशराग युद्ध का उल्लेख जो है ना रिंग बेद के 7वें मंडल में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर आइए, कह रहा है 26, कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध राजवंशों के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। कह रहा है कि निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसमें क्या है, तो कह रहा है कि मगध राजवंश, याद रखिएगा ना कि इसमें कह रहा है कि इसका ट्रिक होता है, हसीन मासुका होता है। हसीन मासुका उस पर बैठा दीजिएगा, आपका जो है ना सारा बैठ जाएगा, हसीन मासुका। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी। 4 1 3 2, पहले होगा हर्यक वंश, हसीन मासुका, फिर उसके बाद होगा शुंग वंश, उसके बाद आएगा मौर्य वंश, उसके बाद आएगा नंद वंश। तो याद रखिए हसीन मासुका याद रखिए। हर्यक वंश इसमें ऑप्शन में दिया हुआ कि इसको सताने के लिए, मगध का साम्राज्य जो राजवंश था ना, इसको सताने के लिए बोल रहा है। तो पहले होगा हर्यक वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद आएगा मौर्य वंश, उसके बाद आएगा शुंग वंश आएगा। इसका 26 का राइट आंसर कितना है, 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी है। 4 1 3 2, हर्यक वंश, फिर हुआ उसके बाद नंद वंश, हसीन हसीन है ना, हर्यक वंश, नंद वंश, उसके बाद आएगा मौर्य वंश, उसके बाद लास्ट में आएगा शुंग वंश। याद रखिएगा ये सभी ना, याद रखिए ट्रिक पे बैठा लीजिए, हसीन मासुका आपको याद रहेगा। क्वेश्चन ऐसा दास पे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला, बाद में सरकार ने उन्हें क्या किया, बताइए। कह रहा है 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला, बाद में सरकार ने उन्हें, 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिरफ्तार कर लिया। क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। क्वेश्चन नंबर आइए 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है, इसमें मूल अधिकार दिया हुआ है, अनुच्छेद दिया हुआ है, कौन सा मूल अधिकार कितना से कितना अनुच्छेद में है। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 28 का ए होगा, 1 2 3 4। तो समानता का अधिकार कितना अनुच्छेद में, 14 से 18 में है। समानता का अधिकार बोलेगा 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा तो 19 से 22 में है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलेगा तो 23 से 24 में है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा तो 25 से 28 में। याद रखिएगा समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा तो 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलेगा तो 23 से 24, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा तो 25 से 28 के बीच में। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन से रीट जारी करेगा, बताइए। कह रहा है किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सा रीट जारी करेगा। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करेगा। क्या करेगा, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करेगा। नेक्स्ट है, लोकलेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। लोकलेखा समिति के संबंध में बोल रहा है, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकलेखा समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, बिल्कुल गलत है। लोकलेखा समिति का कार्यकाल जो है ना 1 वर्ष का होता है, ना कि 2 वर्ष का होता है। 1 वर्ष का तब सही होगा। और लोकलेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, और इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है। और कोई मंत्री लोकलेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो लोकलेखा समिति के बारे में बोल रहा है, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, और इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदस्य के शामिल होते हैं, और कोई मंत्री लोकलेखा समिति का सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल सही है। और लोकलेखा समिति का जो कार्यकाल 2 वर्ष नहीं, यहाँ पे 1 वर्ष होगा, तब सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कि भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन का और नियंत्रण किसमें निहित है, बताइए। कह रहा है कि भारत में निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, भारत निर्वाचन आयोग। क्या है, भारत निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर आइए 32 पे कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में है, किसमें, बताइए। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में किसमें है। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व में है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में किसमें है, तो नीति निर्देशक तत्व में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, बताइए। कह रहा है किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर शामिल किया गया है। तो कह रहा है कि किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें कौन गलत है, बताइए, आप लोग आंसर दीजिए, इसमें कौन गलत है, क्या होगा इसका राइट आंसर। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी होगा। बूढ़ा घाट प्रपात जो है ना कांची नदी पे नहीं है, ये गलत है। ये बूढ़ा घाट प्रपात जो है किस नदी पे है, याद रखिएगा ना, ये है लोध नदी पे है। क्या है, लोध नदी पे है, लोध नदी पे, याद रखिएगा, लोध नदी पे है, याद रखिएगा। बूढ़ा घाट प्रपात जो है ना, ये लोध नदी पे है, ना कि कांची नदी पे है। इसमें हुंडू प्रपात को लगा स्वर्णरेखा नदी पे, बिल्कुल सही है।
चचाई प्रपात बोलेगा तो बिरस नदी पे, बिल्कुल सही है। और धुआंधार प्रपात बोलेगा तो नर्मदा नदी पे है, बिल्कुल सही है। तो हुंड्रू प्रपात स्वर्णरेखा नदी, और चचाई प्रपात बोलेगा बिरस नदी, धुआंधार प्रपात बोलेगा नर्मदा नदी पे है, और बूढ़ा घाघ प्रपात बोलेगा तो लोध नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कि भारत के कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है, बताइए। कह रहा है कि भारत के कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 35 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है कि रेड इंडियन जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ की मूल निवासी है, बताइए। रेड इंडियन जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ की मूल निवासी है। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका का है। किसका, उत्तरी अमेरिका का है। क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थल रूप देश कौन सा है, बताइए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थल रूप देश कौन सा है। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान है। क्या है, कजाकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है किसको। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है किसको। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान को जो है ना लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है कि जयमंडल आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। कह रहा है कि जयमंडल आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दायरा पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सा दायरा पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है। तो नीति दायरा पूर्वोत्तर भारत में नहीं है, और जयलेपला दर्रा, दीफू दर्रा, पुंडलिया दर्रा, ये सब जो है ना पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। जयलेपला दर्रा, पुंडलिया दर्रा, अदीफू दर्रा, ये सब पूर्वोत्तर भारत में स्थित, लेकिन नीति दर्रा बोलेगा तो ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है, बताइए। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है। तो प्रेनीज है। कौन सा पर्वत है, प्रेनीज पर्वत है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में स्थित है। कहाँ है, राजस्थान में। पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि प्रदूषण के अध्ययन में SPM किसे निर्दिष्ट करता है, बताइए। कह रहा है कि प्रदूषण के अध्ययन में SPM किसे निर्दिष्ट करता है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा 43 का ऑप्शन नंबर डी होगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। तो कह रहा है SPM किसे निर्दिष्ट करता है। तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट कह रहा है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया, बताइए। इसका राइट आंसर होगा 44 का ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे ने किया। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया, विलियम हार्वे ने किया। क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो यह देखिए सी है, ड्रोसेरा है। क्या है, ड्रोसेरा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन का एक आवश्यक अवयव नहीं है, बताइए क्या नहीं है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट का नहीं है, लेकिन RNA का है, क्लोरोफिल का है, RNA का है। तो कह रहा है कि नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट का नहीं है, RNA का है, DNA का है, क्लोरोफिल का है। क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, बताइए। कह रहा है कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो एड्रेनलिन नहीं पाया जाता, लेकिन ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये सभी जो है ना पादप कोशिका में पाया जाता है। जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये सभी पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन एड्रेलिन जो है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है कि DPT का टीका निम्नलिखित में से किसके सुरक्षा हेतु लगाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि DPT का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु लगाया जाता है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटेनस। तो DPT, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटेनस ये सभी फुल फॉर्म में पूरा नाम याद आ जाता है, इसलिए याद रखिएगा। DPT बोला डी से डिप्थीरिया, और P से हो गया क्या DPT है ना, P से हो गया कुकुर खांसी, T से हो गया टिटेनस। मिल रहा है ना, तो याद रखें DPT का बोलेगा तो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, इसको टिटेनस, तीनों है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व P ब्लॉक समूह के तत्व नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व P ब्लॉक समूह के तत्व नहीं है। तो हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन है। तो कह रहा है कि कौन सा तत्व P ब्लॉक समूह के तत्व नहीं है। तो हाइड्रोजन नहीं है, इसी को ना आवारा तत्व बोलते हैं। और इसका जो है कौन कौन है P ब्लॉक में, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 पे ये कह रहा है कि वक्ता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं।
वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे नोट्स पे आइए, नोट्स को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका सारा याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट चल रहा है, टॉपिक है। आगे कह रहा है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, देखिए इसमें तथ्य है ना, कह रहा है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1892 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो कह रहा है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया था तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत किया गया, और इसी के तहत जो है ना 1892 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया है, 1909 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। कह रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया है, तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, और उस 1909 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसी 1909 को जो है ना मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं, और लॉर्ड मिंटो को सामुदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। और इसी अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत सदन प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले सदस्य बने थे। आगे कह रहा है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, 1919 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, 1919 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया, और 1919 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था 1919 के तहत, और 1919 के तहत ही सांप्रदायिक आधार पर सिखों, आंग्ल भारतीय, ईसाइयों, यूरोपियों के लिए निर्वाचन सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। तो 1919 के तहत ही जो है ना 1919 के अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक आधार पर सिखों, आंग्ल भारतीय, ईसाइयों तथा यूरोपियों के लिए निर्वाचन सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। आगे कह रहा है इस अधिनियम 1919 के अधिनियम के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, याद रखिएगा। कह रहा है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत ही पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। आगे कह रहा है इसी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों से अलग किया गया, और इसी अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक आयोग का गठन किया गया। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक आयोग का गठन किया गया, और उसी 1919 अधिनियम के अंतर्गत ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। 1919 को बोलेगा तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। आगे कह रहा है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, 1935 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई है, 1935 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया। 1935 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त किया गया, और इसी अधिनियम 1935 के अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से क्या किया गया? 1935 के तहत ही बर्मा को भारत से अलग किया गया, और 1935 अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1935 अधिनियम के अंतर्गत। और 1935 अधिनियम के बारे में कटाक्ष करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गुलामी का अधिकार पत्र है तथा यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। 1935 अधिनियम के बारे में कटाक्ष करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गुलामी का अधिकार पत्र है तथा यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन क्या है? नहीं है। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसको बारे में कहा था? 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था। आगे कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था कब? 4 जुलाई 1947 को किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया 4 जुलाई 1947 को किया गया था। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत धाराएं की संख्या कितनी है? तो 20 है। कितना है? तो 20 है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत धाराएं की संख्या कितनी है? तो 20 है। तो ये सेट नंबर 57 कंप्लीट हो गया है। और शाम में जो है सभी लोग 7 बजे टेस्ट दिया कीजिए। जितना टेस्ट दीजिएगा उतना आपको फायदा होगा। और देखिए ये जो है ना इसी बुक से जो है इसी चैनल पे रावल स्टडी ग्रुप पे इसी नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, आप चेक कीजिएगा, उसमें मिल जाएगा। इसी चैनल पे जो है ना टेलीग्राम चैनल पे लुसेंट सब्जेक्टिव, NCERT सार संग्रह, लुसेंट सब्जेक्टिव और SPD का ब्रह्मास्त्र बुक GK का, और रेलवे सामान विज्ञान, इस सभी 5 बुक से ना डेली अभी होमवर्क मिल रहा है। अभी चौथा दिन मिला है, बाकी 4 दिन अभी होमवर्क मिला है। सभी लोग जो है ना होमवर्क को अच्छे से पढ़ा कीजिए। बिहार पुलिस का जो है ना स्पेशल टारगेट क्लास है, सभी बुक से होमवर्क दिया जाता है, और आपको इसी चैनल पे आपको लुसेंट सब्जेक्टिव का, NCERT का और लुसेंट सब्जेक्टिव का और ये GK SPD का, ये सभी बुक का जो है ना डिस्कशन आपको मिलेगा। एक जो है ना इसका आपको SPD जो GK का बुक है ना, आप लोग सेल्फ में पढ़ लीजिएगा, बाकी सारा आपको होमवर्क पढ़ना है। जब इसका डिस्कशन क्लास आएगा तो आपको दोबारा फिर देखना है। दोबारा देखने से क्या होगा ना, आपका पूरा क्वेश्चन एक तरह से जो है ना माइंड में सेट हो जाएगा। लेकिन आपको पहले जब भी होमवर्क दिया जाता है, आप लोग पहले ही होमवर्क पूरा कर लीजिए। एक डेली होमवर्क दिया जाता है ना,
आपको 12 घंटा समय मिलता है, 16 घंटा जितना मिलता है आप लोग पढ़ा कीजिए सारा बुक का होमवर्क। और बाकी जब डिस्कशन क्लास आए तो आप लोग सभी डिस्कशन क्लास को देखा कीजिए। और सभी का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जो है ना, सभी का होमवर्क राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आपका डिस्कशन क्लास आएगा। और देखिए इसमें नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज में इसका टेस्ट होता है। 3 बजे बिहार इसका फुल प्रैक्टिस सेट होता है। और शाम में 7 बजे क्या होता है, रुटरिया पाजर का बुक का प्रैक्टिस सेट होता है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। सभी लिंक पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग देखिए कि हाँ किस तरह से जो है ना इस चैनल पे आपको क्लास मिलता है। और टेलीग्राम चैनल पे जो है ना किस तरह से आपको होमवर्क दिया जाता है। एक तरह से जो है ना पेड ग्रुप की तरह आपको होमवर्क दिया जाता है। आप देखिएगा तो कहिए कि हाँ किस तरह से होमवर्क दिया जाता है। बहुत सारे स्टडी मटेरियल उस पर सेंड किया जाता है। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए हर हाल में। बहुत लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सभी लोग को ना बहुत फ़ायदा हो रहा है। आप लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग क्लास को कमेंट कीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और टेस्ट जरूर दिएगा शाम में 7 बजे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।